बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ग्रामर में कारक पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बेटा आपके हर एक चैप्टर में कारक का मेंशन बार बार किया गया है ना। तो आपको कारक के 8 विभक्तियों के बारे में पता होना चाहिए। कारक किसे कहते हैं, कारक विभक्ति क्या है, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कारक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं लाइन्स बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना, ठीक है। अनन्या ने खाना बनाया, अपनी सखी सोनाली को आमंत्रित किया, दोनों स्वादिष्ट खाना चम्मच से खाया। अनन्या कुशाग्र के लिए ठंडी ठंडी रसमलाई लाई, सोनाली डिब्बे से निकालकर रसमलाई खाने लगी। सोनाली कोने में पड़े सुंदर फूलदान को देखने लगी। सोनाली अनन्या की घनिष्ठ सखी है। अनन्या ने कहा, अरे सोनाली, इसे देखकर हैरान क्यों हो? अब देखो, इस वाक्य में आप देखते हैं कि रंगीन शब्दों के साथ ने, देखो को, से, देख रहे हो ना, ने, को, से, के लिए, से, कोने में, देख रहे हो, अनन्या की, ये सब जो आदि जो कुछ चिन्ह लगे हैं ना, अगर मान लो ये सारे चिन्ह नहीं होते तो क्या ये वाक्य परफेक्ट होते? नहीं होते, है ना। जैसे कि देखो, सोनाली अनन्या की आप नहीं लिखते, घनिष्ठ सखी है, तो वाक्य अधूरा रह जाता। सोनाली कोने में नहीं लिखते, पर इस सुंदर फूलदान को देखने लगी, क्या होता है, ये सारे सेंटेंस क्या लगते? अधूरे लगते, है ना। तो इन चिन्हों के बिना उपयुक्त कारक नहीं बन सकते हैं। ये सभी चिन्ह क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह, विभक्तियाँ कहलाते हैं। तो आपको पता चला कारक विभक्ति क्या है। जब हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ने, पै, पर, से, में, ये सब चिन्ह उपयोग किए जाते हैं। अगर इन सभी चिन्हों का उपयोग ना किया जाए तो वाक्य पूरे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग कारक विभक्ति कहते हैं। अब अगर आपके दिमाग में आए कि कारक क्या है, विभक्ति क्या है, तो आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रह जाएंगे, क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं कारक विभक्ति। जब आप कोई वाक्य बनाते हो तो उसमें के, में, पै, पर, से, ये सभी जो चिन्ह यूज होते हैं ये सब कारक विभक्तियाँ कहलाते हैं। ओके, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। अब देखो, इसमें क्या था, सब में वाक्य था, लेकिन में, पै, पर, ये सब क्या कर रहे हैं कि वाक्य में के दो वाक्यों में क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं। अगर ये ना रहे तो वाक्य पूर्ण नहीं लगेंगे, है ना। तो इसे ही कारक कहते हैं, ठीक है। अब कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, ठीक है। अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को सब में बहुत सारे वाक्य दिए हुए हैं। मैंने देखा है ग्रामर के बुक में, मीन्स आपके टेक्स्ट बुक में, उसमें आपको चिन्ह यूज़ करने के लिए बोला गया है ना। तो अगर आपको पता होगा तभी आप चिन्ह यूज़ करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बुक में जो 5 सेंटेंस दिए हुए हैं वही रिपीट होंगे, नहीं होंगे, है ना। सपोज कोई और 5 सेंटेंस दे दे और बोले कि चिन्ह यूज़ करो, तो आपको पता होगा तब कर पाओगे ना। इसलिए हम लोग एक एक के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले है, ये देखो, सबसे पहला आ गया आपका कर्ता कारक। पहला कारक क्या होगा? कर्ता कारक। और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का क्या चिन्ह होता है? ने। अगर कोई वाक्य बना है और उसमें ने का यूज हो रहा है तो आप समझो वो कौन सा चिन्ह है? कर्ता का चिन्ह है। जो क्रिया करे, आपने इंग्लिश में भी सब्जेक्ट पढ़ा है ना, कर्ता, तो जो काम करे, जो क्रिया करे, उसको क्या बोलते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। उसका चिन्ह क्या होता है? ने। जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने गाना गाया, तो मतलब कर्ता के लिए जो सब्जेक्ट होता है, जो करने वाला आता है, उसके लिए अधिकतर कौन से चिन्ह का यूज करते हैं? ने चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक। दूसरा हो गया आपका कर्म कारक। क्या हो गया? कर्म कारक, है ना। कर्म कारक में क्या होता है? को आता है। क्या आता है? को आता है। कर्म कारक में हमेशा हम लोग को का यूज करते हैं, ओके। हाँ, फिर क्या बोल रहे बेटा? पहले सबसे पहला होगा आपका कर्ता।
कर्ता कारक का चिन्ह हमेशा क्या होगा, ने होगा। कर्ता कारक आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा ना, सब्जेक्ट जो करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं या फिर कर्ता कारक बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड था कर्म कारक। कर्म मतलब जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसका फल जिस पे पड़े, जैसे आप इंग्लिश में जिसको ऑब्जेक्ट कहते हो वो हिंदी में क्या होता है, कर्म कारक होता है, ठीक है। तो जिस पर क्रिया का फल पड़े, जब आप कोई काम कर रहे हो तो जिस पर फल पड़े उसे क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे। इसका चिन्ह हमेशा को होता है, जैसे, ठीक है। थर्ड नंबर होगा करण कारक, जिसके लिए कोई काम किया जाए या उसे क्या करेंगे, कर्म कारक हो जाए, करण कारक कहते हैं। मतलब जिससे काम को संपादित किया जाए, जिसके हेल्प से हम लोग कोई काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। और इसका क्या है चिन्ह, से या फिर द्वारा। फोर्थ हो गया संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का क्या चिन्ह होता है, के लिए, ठीक है, या फिर को, जिसके लिए कोई क्रिया किया जाए, जिसके लिए आप कोई काम कर रहे हो उसको संप्रदान कारक कहते हैं। ये सब आपको जब आगे एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी ना एग्जाम्पल के साथ तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप बस चिन्ह समझ लो कि के लिए आएगा तो आपको क्या समझना है, ये संप्रदान कारक है। अपादान कारक, इससे क्या होता है, अलगाव का बोध होता है। जब कोई चीज़ किसी से अलग होता है तो हम लोग उसको अपादान कारक कहते हैं, ओके। अधिकरण कारक, जब आपके वाक्य में पै, पर ये सब आए तो आप ऐसा समझ जाओ कि अधिकरण कारक है। या फिर जहाँ कोई क्रिया घटता है, जहाँ कोई काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। नेक्स्ट है संबंध कारक। जब कोई वाक्य में का, के, की ये सब आए, जो ये क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है या फिर दो शब्दों को, संबंध को जोड़ता है तो उसको क्या बोलेंगे, संबंध कारक कहते हैं। अंत में सबसे लास्ट में आता है संबोधन कारक, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हो ना, ये हो गया हे, हो, अरे, ये हो गया संबोधन कारक। तो आज आप ये 8 कारक चिन्हों के बारे में अलग अलग से पढ़ोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्ता कारक, कर्ता यानी सब्जेक्ट, जो कि किसी काम को कर रहा है, क्रिया को कर रहा है। केशव ने पाठ याद किया। अब देखो मैंने बोला था ना, कर्ता जब भी आएगा उसके लिए कौन सा चिन्ह यूज होता है, ने यूज होता है। सोचिए, याद करने का काम किसने किया, केशव ने किया। तो यहाँ पे केशव क्या है, कर्ता कारक है, ठीक है। यानी ने किसके लिए आया, कर्ता के लिए आया। कर्ता कारक कौन है, केशव है। तो कर्ता कारक तो समझ में आ गया आप लोगों को। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले वह कर्ता कारक है। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि जो काम करता है या फिर क्रिया करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या है, ने है, ओके। नेक्स्ट और उदाहरण देखो, पार्थ पढ़ता है, सुरभि खेलती है, मतलब जो भी काम करने वाला है सब क्या होगा, कर्ता कारक होगा। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, पार्थ कर रहा है। खेलने का काम कौन कर रहा है, सुरभि कर रही है। तो ये दोनों क्या है, कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक में अनेक स्थलों पर सर्ग चिन्ह ने नहीं लगता है। तो कितना बार होता है, जब आप वाक्य बना रहे हो तो आप ने की जरूरत नहीं होती, आप नहीं लिखते हो। लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ने चिन्ह क्या है, छिपा हुआ है, ठीक है। कर्ता के लिए हमेशा ने चिन्ह ही उपयोग होता है। हो सकता है डायरेक्टली कभी वाक्य में ना लिखे क्योंकि वाक्य संपूर्ण नहीं हो पाता है, लेकिन ये चिन्ह क्या होता है, छिपा हुआ होता है, ठीक है। जैसे सुरभि खेलती है, अब सुरभि ने खेलती है तो नहीं है, लेकिन आपको पता चलना ना खेलने का काम कौन कर रही है, सुरभि कर रही है। तो सुरभि क्या हो गई, कर्ता कारक। पार्थ ने तो नहीं होगा, पार्थ पढ़ता है, लेकिन करने वाला कौन है, पार्थ है। ये दोनों क्या होंगे, कर्ता कारक होंगे, ओके। चलो नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, कर्म कारक। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कर्म कारक के पढ़ेंगे। सुधीर ने कुत्ते को रोटी खिलाई, ठीक है। सुधीर ने कुत्ते को रोटी खिलाई। याद रखो कर्म कारक का चिन्ह को है। अब देखो यहाँ पे को किसके लिए आया है, कुत्ते के लिए आया है ना। तो जो सुधीर खिला रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कुत्ते पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्म कारक कौन हुआ, कुत्ते को। नीरज कहानी पढ़ रहा है। नीरज तो पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है। पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कहानी पर, ओके। कहानी को पढ़ रहा है, यहाँ भी देखो को लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चिन्ह ये छिपा हुआ है। नीरज कहानी को पढ़ रहा है, यानी कर्म कारक का चिन्ह हमेशा क्या होगा, को होगा, ठीक है। सोचिए खाने का फल किस पे पड़ रहा है, रोटी पर और कुत्ते पर। पढ़ने का फल किस पे पड़ रहा है, कहानी पर। तो ये तीनों क्या हो गए, कर्म कारक हो गए, है ना। आई डोंट थिंक अब कोई डाउट होगा, है ना, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। नेक्स्ट देखो, अब अगर आप कर्म कारक का डेफिनेशन लिखने जाओगे, परिभाषा लिखने जाओगे, तो कैसे लिखोगे कि जिस पर क्रिया का फल पड़े वह कर्म कारक कहलाता है।
जिस पर क्रिया का फल पड़े वो क्या कहलाएगा? कर्म कारक कहलाएगा। ये जरूरी नहीं है कि इस लाइन को आप लर्न करो। अगर आप कर्ता के बारे में समझ जाते हो, कर्म के बारे में समझ जाते हो, तो खुद अपने मन से भी उसका डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो, है ना। जिस पर क्रिया का या काम का फल पड़ता वो क्या होगा? कर्म कारक होगा, सिंपल। अब देखो करण कारक, कर्ता हो गया, कर्ता का चिन्ह क्या था? ने। कर्म हो गया, कर्म का चिन्ह क्या था? को। कर्ता क्या था? काम करने वाला। कर्म कौन था? जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा था, ठीक है। थर्ड नंबर है करण कारक। अब चित्र देखो ध्यान से। यामिनी ने मोबाइल से अपनी माँ को फ़ोन किया, ठीक है। यामिनी ने अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन किससे किया? मोबाइल से किया। अब इसमें एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो। माली ने खुरपी से मिट्टी खोदी। माली ने मिट्टी खोदी, लेकिन किसका हेल्प लिया? खुरपी का हेल्प लिया। अब देखो फ़ोन किस साधन से किया गया? मोबाइल से। तो करण कारक क्या होता है? जो क्रिया का साधन बने, मतलब जब आप कोई काम कर रहे हो तो वो जिसकी हेल्प से कर रहे हो वो करण कारक होगा। अब देखिए इसने, यामिनी ने फ़ोन किया, किसे किया? मोबाइल। तो मोबाइल क्या हो गया? करण कारक हो गया। माली ने मिट्टी खोदी, लेकिन मिट्टी के खोदने का काम का हेल्प उसने किसने लिया? खुरपी से लिया। तो खुरपी क्या हो गया? करण कारक हो गया, ओके। अब देखो जिस साधन से क्रिया संपन्न की जाती है वह करण कारक कहलाता है। यानी अगर कहीं भी आप वाक्य में से देखो तो आपको ये समझना है कि किसका चिन्ह है? ये करण कारक का चिन्ह है, ओके। 3 कारक हो गए। अगर कोई करने वाला है तो कर्ता का ने चिन्ह हो गया। अगर जिस पे क्रिया का काम करने का फल पड़ रहा है कर्म कारक हो गया। जो काम कर रहे हो आप, जिसकी हेल्प से कर रहे हो, मतलब क्रिया का जो साधन बने वो क्या हो गया? करण कारक हो गया। तो 3 हो गए, कर्ता ने कर्म को करण से। नेक्स्ट अब 4th नंबर पे आते हैं हम लोग, संप्रदान कारक। अब चित्र देखो। पंडित जी के लिए कुर्सी लाओ, ठीक है। किसके लिए कुर्सी लाओ? पंडित जी के लिए। भिखारी के लिए कमीज लाओ। कमीज तो लाओ, लेकिन किसके लिए? भिखारी के लिए। ध्यान देना है ना। कुर्सी लाने का काम किसके लिए हो रहा है? पंडित जी के लिए। कमीज लाने का काम किसके लिए हो रहा है? भिखारी के लिए। और संप्रदान कारक का डेफिनेशन क्या है? जिसके लिए कोई काम किया जाए। यहाँ पे कुर्सी लाने का काम किसके लिए किया जा रहा है? पंडित जी के लिए। यहाँ कमीज लाने का काम किसके लिए किया जा रहा है? भिखारी के लिए। तो ये दोनों क्या हो गए? यहाँ पर संप्रदान कारक हो गए। ध्यान दें, यदि हम यह कहें भिखारी को कमीज दो तो भी यह वाक्य संप्रदान कारक ही रहेगा। यहाँ कमीज भिखारी के लिए है, जहाँ किसी को कुछ देने की बात हो वो संप्रदान कारक होगा, ठीक है। जहाँ किसी को कुछ दिया जाए वो संप्रदान कारक होगा। और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि धोबी को कपड़े दो, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा? संप्रदान। जब आप किसी को कुछ देते हो, किसी भी इंटेंशन से दो, तो वो क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक कहलाएगा। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, ओके। 4 क्लियर हो गए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, मतलब जब किसी को कोई सामान दिया जाए तो उसको के लिए चिन्ह आता है, वो संप्रदान कारक का होता है, ओके। नेक्स्ट 5th नंबर हम लोग आ गए अपादान कारक में। किस में आ गए? अपादान कारक में। अब देखो चित्र देखो। पेड़ से फल गिरते हैं, कुर्सी से लुढ़क कर मैं गिर गया। अब देखो यहाँ गिरने का काम कहाँ से हुआ? पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं? पेड़ से। फिर ये कुर्सी, आप जो गिरे वो किसे लुढ़क कर गिरे? कुर्सी से। तो आपको पता है ना अपादान कारक में क्या होता है? वो संप्रदान के ठीक अपोजिट हो गया। संप्रदान कारक जुड़ने का है ना, जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, कुछ देते हो तो संप्रदान कारक। लेकिन जब कोई किसी चीज़ से अलग होता है या जिसमें किसी अलगाव होने का बोध होता है तो अपादान कारक होता है। सपोज मैं बोलूँगी कि मैं घर से स्कूल आ गई, हाँ, तो मैं क्या हो रही? घर से अलग हो रही हूँ। तो यहाँ जो अलगाव होने का बोध है वो भी क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अंडरस्टैंड ना। जब किसी से किसी के अलग होने का बोध होता है तो क्या होता है? अपादान कारक होता है। इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी क्रिया के अलग होने का ज्ञान हो वह अपादान कारक कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी क्रिया के अलग होने का ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। मैं बार बार बोलती हूँ कि आप ये लर्न करो, जरूरी नहीं है। अगर आप समझ जा रहे हो तो अपना ओन सेंटेंस क्रिएट करो, वो भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ गए हम लोग 6th नंबर अधिकरण कारक पे। किस पे आ गए? अधिकरण कारक पे। अब देखो मे पे पर इसका चिन्ह होता है, ठीक है। तो जहाँ कोई घटना घटित होती है या फिर आप जहाँ भी बैठे हो तो वो सब क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। जैसे देखो पेड़ पर पतंग टंगी है,
रामचरितमानस में राम की कथा है। आप मे पै पर देखो तो आप समझ जाओ ये कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में नॉर्मली क्या होता है, कोई घटना घटित होता है या किसी के बारे में कुछ लिखा गया हो, वो सब अधिकरण कारक होता है। ठीक है, जैसे देखो पेड़ पर पतंग टंगी है, अगर आप ऐसे ही बोलते कि छत पर पतंग है तो भी वो अधिकरण कारक ही होता है। ठीक है, बोलते कि पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है, वो भी अधिकरण कारक ही होता है, क्योंकि मे पै पर ये सब जो चिन्ह है वो सब अधिकरण कारक होता है। तो आपको कारक का नाम चिन्ह के साथ लर्न करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, है ना बेटा। रामचरितमानस में राम की कथा है, यहाँ भी में आया तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, आया समझ में अधिकरण कारक। सोचिए टांगने की क्रिया किस स्थान पे हो रही है, पेड़ पर। फिर रामकथा में रामकथा किस जगह है, रामचरितमानस में। तो ये सब हो गए अधिकरण कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। मतलब जो घटना घटित हो रही है या फिर वो क्रिया कहाँ पर हो रही है, कहाँ है, वो क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। इस कारक का परसर्ग में और पर है, में पै भी आता है। ठीक है, ये सब किसके चिन्ह होंगे, अधिकरण कारक के चिन्ह होंगे। ठीक है, कर्ता का समझ में आ गया, कर्ता ने। ठीक है, फिर कर्म को मैंने बताया जो करने वाला हो गया कर्ता हो गया, जिस पे काम का प्रभाव होता है कर्म कारक हो गया। फिर जिससे आप वो काम करते हो वो करण कारक हो गया, मतलब आपके काम करने में जो हेल्पफुल हो वो हो गया करण कारक। संप्रदान कारक, जब किसी को कुछ दिया जाता है, जिसके लिए कुछ किया जाता है, वो संप्रदान कारक। फिर अपादान कारक में क्या होता है कि जब कोई किसी चीज़ से अलग होता है, अलगाव होने का बोध होता है, अपादान कारक। फिर अधिकरण कारक क्या होगा, जब कि जो घटना कहीं घटित हो या फिर कोई चीज़ कहीं पर हो, में पै पर, ये सब जो है क्या है वो अधिकरण कारक है। ओके, हाँ, अब हम लोग आ गए संबंध कारक पे। किस पे आ गए, संबंध कारक पे। ठीक है, अब देखो नीचे के चित्र को देखिए, यह नेहा की पुस्तक है, मेरा घर सामने है। यह नेहा की पुस्तक है, ये देखो ये क्या हो रहा, संबंध कारक समझ में ही आ रहा होगा आपको कि क्या ये संबंध स्थापित कर रहा है। ये पुस्तक किसकी है, नेहा की है। मेरा घर कहाँ है, सामने है। तो क्या हो रहा है कि जिससे संबंध स्थापित हो वो संबंध कारक कहलाएगा। ठीक है, नेहा की पद क्या बता रहा है, मेरे बारे में बता रहा है कि नेहा का बुक है। पुस्तक का संबंध किससे है, नेहा से है। मेरा घर सामने है, मेरा क्या बता रहा है, घर से संबंध बता रहा है। तो जब किस दो शब्दों में संबंध का बोध होता है तो वो संबंध कारक कहलाता है। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति वस्तु या पदार्थ से संबंध स्थापित होता है वह संबंध कारक कहलाता है। इस कारक का परसर्ग का, के, की, रा, रे, री है। ठीक है, मेरा है, ये तुम्हारा है, ये किसका है, ये सब क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होगा, नीचे चित्र को ध्यान से देखिए। हे प्रभु मुझ पर दया करो, अरे लड़के इधर आओ। मैंने बोला ना, इंग्लिश में जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पढ़ते हो हिंदी में वो संबोधन कारक कहलाता है। सोचिए इन दोनों चित्र में पुकारा जा रहा है, पहले वाक्य में प्रभु को पुकारा जा रहा है, दूसरे वाक्य में लड़के को पुकारा जा रहा है। तो जो इंग्लिश में आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, हिंदी में वो क्या कहलाते हैं, संबोधन कारक कहलाते हैं। जब आप किसी को बुला रहे हो, किसी को संबोधित कर रहे हो तो क्या कहलाएगा, संबोधन कारक कहलाएगा। शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा पद अथवा सर्वनाम पद को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है ना, जब आप किसी को संबोधित करते हो, किसी को बुलाते हो तो वो क्या कहला जाएगा, संबोधन कारक कहा जाएगा। ओके, आई थिंक अब आपके 8 वेद कारक के क्लियर होंगे। कोई चिन्ह लगाने आएगा या फिर पहचानने आएगा तो आप पहचान लोगे, है ना। अगर देखो मैं फिर से बताती हूँ, अगर ने चिन्ह आता तो आपको ये पता होना चाहिए वो किसका चिन्ह है, कर्ता का, जो भी काम करता है। कर्म कारक, अगर जिस पे काम का प्रभाव पड़े, अफेक्ट पड़े, कर्म कारक हो गया। इंग्लिश में आपका जो ऑब्जेक्ट होता है करण कारक, है ना, जिससे साधन संपन्न हो, मतलब जिसके हेल्प से आप कोई काम कर रहे हो वो कहला जाएगा आपका करण कारक। ठीक है, चौथा हो गया संप्रदान कारक,
जब किसी वाक्य से किसी को कुछ देने का बोध हो वो हो जाएगा संप्रदान कारक। अपादान कारक, जब कोई वस्तु या वस्तु ही क्या, जब आप ही मान लो घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर जा रहे हो, तो जो अलगाव का सेंस होता है वो अपादान कारक। अधिकरण कारक क्या होगा, जब कोई घटना कहीं घटित हो या कोई सामान कहीं पर है, ठीक है। आप एक बात सोचो, प्रीपोजिशन जैसे आप देखते हो ना, प्रीपोजिशन वाला अधिकरण कारक ही होगा। इन, ऑन, ये सब देखते हो ना, ये हो गया आपका अधिकरण कारक में, पे, पर। ओके। संबंध कारक, अगर जिस संबंध का किसी से संबंध हो, ये मेरा बुक है, ये तुम्हारा बुक है, ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये मेरा स्कूल है, तो ये सब संबंध कारक हो जाएगा, जो दो शब्दों को का संबंध जोड़ता है। संबोधन कारक, हे, अरे, जब किसी को संबोधित किया जाता है तो क्या कहलाएगा, संबोधन कारक कहलाएगा। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है सबका, नो डाउट ना। अब देखिए, एक बार देखो कारक का चिन्ह ध्यान से देखो, कर्ता का ने, कर्म के लिए को। बेटा प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि ये लर्न कर लेना, ये पता है आपको अभी से लेकर हमेशा के लिए जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो लर्न कर लेना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान में के लिए आता है, अपादान में से आता है, अधिकरण में पर आता है, संबंध में का के की आता है, संबोधन में हे हो अरे आता है। अंडरस्टूड, कंप्लीट। चलो अब ये कारक आपके जितने भी ग्रामर बुक में है, ग्रामर बुक में नहीं आपके टेक्स्ट बुक में है, तो वो खुद से कर लोगे ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं अपना क्लास ख़त्म करती हूँ बेटा, चलो बाय, टेक केयर, ओके।